दोस्तों नमस्कार। हमारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट 3 तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपको दोनों वीडियो बोरिंग नहीं लगा रहेगा। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग करना है, कहाँ करना है पता नहीं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों को जरूर हेल्प करेगा। इसलिए क्योंकि ये जो एक एजुकेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, खाली सेविंग्स और एफडी के अलावा, इंश्योरेंस के अलावा कुछ जानते नहीं। ठीक है। अभी इस वीडियो के थ्रू, ये थर्ड वीडियो है मेरा, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक हमने म्यूचुअल फंड तक आए हैं, तो अभी आगे जाके कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में वो डिस्कस करेंगे। ओके। तो सीधा मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ, हमारा प्रेजेंटेशन आपको बता देता हूँ ताकि इसमें आपको आपको कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जगह इन्वेस्ट करूँ क्या नहीं करूँ, आपको पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ रुका था लास्ट वीडियो में, रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में। अभी रियल एस्टेट में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होता है। एक खुद को रहने के लिए घर चाहिए रहता है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, उसको कंफर्ट बोलते हैं। ठीक है। और वो भी जो है बहुत ही रिस्की होता है घर को चुनना। ठीक है। एक आपका लाइफ टाइम का सेविंग को आप एक जगह इन्वेस्ट करेंगे, वो वैसे जगह पे जहां आप सुकून से रहना चाहते हैं। आजकल बेंगलोर में अगर आप अपार्टमेंट में घर लेते हैं तो आप वहां से सुकून से रहना भूल जाइए। ठीक है। आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि उधर इतना ज्यादा सारा चैलेंजेस है, इतना सारा डिफिकल्टीज है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी क्या मिडिल क्लास आदमी खुद का साइट लेके घर बना के रह सकता है क्या? उधर कोई चैलेंजेस है क्या? यस, उधर भी बहुत सारे चैलेंजेस है। ए का था, बी का था, सी का था। एक लैंड को बहुत सारे लोगों को सेल किया रहता है और बहुत सारे चीटिंग होते हैं। सो इस सब की जानकारी आपके पास होना, रियल एस्टेट की जानकारी जब तक आपके पास नहीं है, आप सही तरीके से, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन हु आर जस्ट स्टार्टेड करियर, सो डोंट गेट इनटू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट। अगर आप खुद का घर लेना चाहते हैं, एक फ्लैट ले सकते हैं आप, मतलब यहाँ पेमेंट दे दिया, की ले लिया, घर में चला गया। जब आप फ्लैट लेने जाएंगे, क्या क्या देखना चाहिए, पूरा डिटेल्स वीडियो आपको मैं बना के दे दूंगा। और जब आप साइट लेने जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखना है आपको जरूरी, उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अगर आप पेमेंट के थ्रू ये बना के दो बोलेगा तो मैं बना के दे दूंगा। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, जैसे कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट पे चढ़ाना है, मतलब एक का शॉप लिया है, गोडाउन लिया है, उसको रेंट पे देना है, तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखना है। ठीक है। ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। तो अभी आप कोई प्लाट लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो अलग चीज होती है, क्योंकि जैसे बिल्डिंग पुराना होते रहता है, होते जाता है, प्रॉपर्टी का वैल्यू तो बढ़ता है लेकिन बिल्डिंग का रेट गिरते जाता है। ठीक है, जितना पुराना बिल्डिंग होता है। और दूसरी बात, वहाँ आपका जो शेयर वैल्यू होता है प्रॉपर्टी में, आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग वहाँ रहते हैं, उसको लैंड वैल्यू को डिवाइड किया जाता है, लैंड का जो है ना शेयर वैल्यू डिवाइड किया जाता है। मतलब आप 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया है, हो सकता है आपको 250-300 स्क्वायर फीट का लैंड का ओनरशिप मिले। पूरा आपको ओनरशिप नहीं मिले, क्योंकि शेयर्ड रहता है ना, वो तो इसके लिए कोई भी कॉर्नर में आपको आपका लैंड का मिल सकता है। और ऊपर से वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ का पानी, वहाँ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये सब देखना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो फ्लैट में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस हो चुका हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप कमर्शियल पे इन्वेस्ट करता है तो अगर वो जगह कहाँ है, वहाँ प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसा है, वहाँ का मतलब बिजनेस का डिमांड कैसा है, वो सब देखना पड़ता है। ठीक है। सो ये रेंटल यील्ड वगैरह 8 to 10% ये सब झूठ है, ये नहीं मैंने लिखा है, लेकिन ये नॉट पॉसिबल है। अगर 50 लाख का प्रॉपर्टी में अगर आपको 15-16 हजार का रिटर्न मिलता है, रेंट मिलता है, तो दिस इज नथिंग। ठीक है। लैंड और प्लॉट जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, कभी भी आप लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो अप्रिसिएशन होता है, एटलीस्ट 3-4 साल में पैसा डबल होने का चांस रहता है।
अगर उधर कोई आईटी कंपनी आ गया, एयरपोर्ट आ गया, तब तो आप ट्रिपल 4 टाइम्स 10 टाइम्स होने का चांसेस रहता है। वहाँ कोई रेंटल इनकम नहीं होता, उल्टा एक्सपेंसेस रहेगा, आपका डेवलपमेंट का खर्चा रहता है हर साल हर महीना आपको। वो प्रॉपर्टी अगर आप गेटेड कम्युनिटी कम्युनिटी पे लिया है तो आपको वहाँ का मेंटेनेंस हर महीना देना पड़ता है, 2 से 5 हज़ार तक। ठीक है, वहाँ का सिक्योरिटी, वहाँ का पानी, वहाँ का एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए खर्चा, वो सब चीजें। और ये सब अपार्टमेंट वगैरह में और एक चक्कर क्या है पता है, एक एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन में कुछ लोग लूटने वाले होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो अपना अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं, अपना अपना ही काम करते रहते हैं, साइड बाई साइड अपना बिजनेस चलाते रहते हैं अपार्टमेंट के अंदर। तो बहुत ही टेंशन वाले माहौल रहता है। इसीलिए अपार्टमेंट, अगर आप जिंदगी में पहली बार घर लेना चाहते हैं ना, अपार्टमेंट से थोड़ा दूर रह के पैसा बचाइए और लैंड गेन में इन्वेस्ट कीजिए, आराम से घर बांध लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल रेंट और लीज में अगर कोई घर मिलता है, वो भी लीज भी समझ सोच समझ के, ठीक है, तो आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि लीज में भी बहुत सारे ओनर्स क्या रहते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया रहता है, भाग जाता है, वो भी टेंशन रहता है। सो इसका एडवांटेज क्या है रियल एस्टेट का, एक तो टेंजिबल एसेट है, यू कैन सी एंड फील। एक तो सी एंड फीलिंग होना चाहिए ना लोगों को, जब तक हाथ नहीं लगा है, जब तक मेरा हाथ में नहीं है, वो मजा नहीं आता है, तो वैसा वाला फीलिंग के लिए ड्यूअल इनकम, रेंट प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन। तो मैंने 2017 में प्लाट लिया था, अभी तक वो प्लाट का अप्रिशिएट नहीं हुआ है, अभी 2026 है। ठीक है, अभी भी वही का वही रेट है। ठीक है, तो अप्रिशिएशन को दूर की बात रह गया। लैंड अप्रिशिएट होता है, यानी 1400 रुपये का हमने एक लैंड लिया था, वो 1400 रुपये अभी बन गए 6000 रुपये, तो लैंड अप्रिशिएट होता है, अप्रिशिएट होता है। वैसा आप सोच के अगर आप करना चाहते हो तो वो लैंड इज ए गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लिवरेज विथ होम लोन। होम लोन भी एक बहुत बड़ा गेम है, तो आप होम लोन से दूर रहिए। होम लोन गलती से भी घर लेने के लिए मत लीजिए। जिस दिन आप होम लोन ले लिया ना, आपका बर्बादी चालू हो गया। जिस दिन आपको पिंक स्लिप मिल गया जॉब से, तो आप टेंशन में दिन रात गुजारेंगे, लोन के ऊपर लोन लेते जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए आप लोन लेके घर कभी मत लीजिए। उससे अच्छा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, समझ लो, चलो आपको घर लोन लेना है क्योंकि इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है, ये मिलता है, वो ठीक है। उसके साथ में आपको क्या करना चाहिए, वो मैं डिटेल वीडियो आपको अलग से बनाऊंगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो के अंदर सब कुछ मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है। और रियल एस्टेट हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है हिस्टोरिकली। ठीक है, टैक्स बेनिफिट मिलता है होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर। डिसएडवांटेज के बहुत ही इलिक्विड, जब आपको मुसीबत आए आपके ऊपर, आपको बेचना चाहते हैं तो आप बेच नहीं सकते, और सामने वाले आपके साथ बहुत बार्गेन करेगा, आपको ऐसे नीचे दिखाएगा, क्योंकि आप बेचने जा रहे हैं ना, आपको इज्जत मतलब वैल्यू नहीं रहता है जब बेचने वाले के। वही बिल्डर आराम से सीना ठोक के बेच सकता है, लेकिन आप एज ए बायर यू कैनॉट सेल। जब आप बेचने जाएंगे, और जितना रेट नीचे गिरा सके वो गिराने के लिए बारे में सोचिए। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस तो हर साल बढ़ते जाता है, तो ये तो आप लेने के टाइम पे देना पड़ता है, देने के टाइम पे भी देना पड़ता है। और ऊपर से प्रॉपर्टी सेल किया, अगर आप कैपिटल अप्रिशिएशन हो गया तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि आप दूसरी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो। लैंड ठीक है, ठीक है, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑनगोइंग, रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्क, बहुत सारे टेंशन। ठीक है, इससे आप दूर ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम लैंड, आई सपोर्ट लैंड, आई सपोर्ट कमर्शियल, आई डोंट सपोर्ट रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। ओके, रेंटल इनकम, पैसिव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये तो झूठ है, सब जगह नहीं मिलता है। ठीक है, 6 to 9% कमर्शियल यील्ड, हाँ ठीक ठाक रहेगा, कभी एक एक जगह अच्छा भी मिलता है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे एक एक साल, दो दो साल तक ऐसे रेंट डाल के बोर्ड लगा के बैठा रहता है, कोई रेंटल वाले उधर गया नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही 1 2 साल निकल जाता है, वो एक पैसा कम करके वो रेंट पे नहीं देते, वो भले भाड़ा ना आने दो, फिर भी वो लोग बोर्ड चढ़ा के रखते हैं, टू लेट। ठीक है, लेकिन रेंट पे वो मतलब वो अपना रेट पे देगा नहीं। और आप देखेंगे ये 12 से 15% मैक्सिमम रिटर्न है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, हाउ रेंटल इनकम वर्क्स, बाय प्रॉपर्टी इन हाई डिमांड रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया, चार्ज मंथली रेंट, ग्रॉस रेंटल इनकम, डिडक्ट मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, वैकेंसी पीरियड्स, नॉट नेट रेंटल yield, एनुअल रेंट, प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 100, एडिशनल प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट। सो ये सब कैलकुलेट करके मैंने एग्जांपल दिया है आपको। बाय प्रॉपर्टी इन हाई डिमांड रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया, प्रॉपर्टी वैल्यू समझे 50 लाख है,
तो मंथली रेंट समझो 15,000 रुपये आप लेते हैं, जैसे मैंने बताया, एनुअल रेंटल हो गया 1.8 लाख, सो ग्रॉस यील्ड हो गया 3.6%। इससे अच्छा तो सेविंग अकाउंट में मिलता है ना, क्यों मगजमारी करना इतना सब। ठीक है। अप्रिशिएशन 5 लाख, 50 से 5 लाख हो सकता है, 55 लाख हो सकता है। टोटल इनोवेटर 60, सो इफेक्टिव रिटर्न हो गया 13.6%। ये क्या अच्छा है क्या, आप सोचिए। ठीक है। तो इसे भी बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे टेंशन्स है, वो अलग है। ठीक है। REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, सो REIT lets you invest large commercial real estate with little as 200 to 500 रुपीज, नो प्रॉपर्टी परचेज नीडेड। आपको प्रॉपर्टी परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा आइडिया है REIT। पूल्ड व्हीकल दैट ओन्स, लाइक म्यूचुअल फंड होता है ना, वैसा REIT होता है। पूल्ड व्हीकल दैट ओन्स इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट ऑफिस मॉल्स वेयर हाउसेस, डिविडेंड मैंडेटरी 90% ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स क्वार्टरली, रिटर्न 7 to 11% yield प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन, टोटल 10 to 15%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 200 रुपए से 500 रुपए एक यूनिट का, आपको लिस्टेड NSE BSE में लिस्टेड हो गया रहता है। अभी बागमनी टैक पार्क लिस्ट हो गया, प्रेस्टीज है, और बहुत सारे इन्वेस्टेड है। तो आप उसको जैसे एम्बेसी रिट है, माइंड स्पेस है, ब्रुकफील्ड है, सो ये सब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब आप डीमैट अकाउंट के थ्रू परचेज करके इसमें इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो आपको फिजिकल असेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी बाई फिजिकल एसेट टू शो ऑफ। ओके, तो शो ऑफ से आप दूर रहो, आप बहुत जिंदगी से बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, शो ऑफ करना बंद कर। स्टॉक मार्केट बेसिक्स। अभी आते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट। इसके बाद में ये वीडियो एंड करूंगा, उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ठीक है। स्टॉक मार्केट में है ना, तो एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ निफ्टी 2,000 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी होते हैं। और वो होता है एक सबसे पुराना exchange, that is BSE, which is started in 1875, which is oldest. Okay, having Sensex 30 stocks and more than 5,000 companies listed in BSE। ठीक है। हर्षद मेहता वगैरह सब इसमें ही हो गया। ठीक है। इक्विटी एंड स्टॉक बाइंग ओनरशिप ऑफ ए कंपनी, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस राइज, डिविडेंड्स। आप स्टॉक परचेज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप कंपनी को ओन कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी का, समझो इन्फोसिस का 50% स्टॉक आपके पास है, आप 50% इन्फोसिस का ओनर बनते हैं। अभी कोई भी स्टॉक में ना, ज्यादातर 100 स्टॉक वो लोग रखे हैं, तो 80%, 50 to 60% जो स्टॉक्स है वो कंपनी का ओनर के पास होते हैं। ओके, सो बाकी सब वो लोग मार्केट में अवेलेबल होता है ट्रेडिंग के लिए। कुछ वो लोग डेप्टली लोन लिया रहता है, शेयर गिरवी रख के, वो सब चीजें होती है। अगर आपके पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो आप बनेंगे कंपनी का ओनर। ठीक है। अगर आप 5% भी ओनरशिप रहेगा तो तब भी आपको ओनर कंसिडर किया जाता है। कंपनी का कोई बोर्ड मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, आपका सलाह वहां जरूरी होता है। उसके बाद में आते हैं इंडेक्स। बास्केट ऑफ टॉप स्टॉक शोज मार्केट हेल्थ, निफ्टी अप मार्केट पॉजिटिव, निफ्टी डाउन मार्केट फॉल। जैसे मैंने बोला निफ्टी भी, बैंक 20, IT 20, ये सब इंडेक्स होते हैं। इसके अंदर सब स्टॉक्स को मिला के एक 20 बनाते हैं। ठीक है। अभी आप निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल जर्नी देखेंगे, 2000 से 22,000 का जो है, तो ऑलमोस्ट 1,000% रिटर्न दिया 20 साल के अंदर। यानी जब 2000 था, 2000 से 22,000 हो गया समझो निफ्टी, अभी तो 24,000 है। तो 1,000% से ज्यादा रिटर्न निफ्टी नहीं दी। इससे ज्यादा रिटर्न आपको शायद ही कोई रियल एस्टेट आपको दिया रहेगा। ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी निफ्टी 20 भी आप लेते जाएंगे ना हर महीना, तब भी आपके पास बहुत ही अच्छा असेट बन जाएगा, अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा। ठीक है। सो इसको एक बार कवर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप का क्या होता है, वैल्यू स्टॉक्स क्या है, ग्रोथ स्टॉक क्या है, डिविडेंड स्टॉक क्या है, ये सब समझना जरूरी है। लार्ज कैप मतलब जिसका मार्केट कैप 20 करोड़, 20,000 करोड़ के ऊपर है। जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़, मतलब उसका वो टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन जो होता है ना, अगर वो सब कंपनी का स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज, असेट सब सेल करेंगे तो 20,000 करोड़ होना चाहिए। उसको बोलते हैं लार्ज कैप। फॉर एग्जाम्पल TCS, रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस। ये कंपनी में आप जब इन्वेस्ट करेंगे ना, लो टू मीडियम रिस्क रहेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 15% मिलेगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि रिलायंस का स्टॉक आज जाके लेना है क्या, उसका प्राइस नीचे आने के बाद लेना चाहिए, ये जानना जरूरी है। ये सबको नहीं आता है,
इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ठीक है, सो समझने के लिए। उसके बाद में आता है मिड कैप, यानी 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में जो भी स्टॉक्स है, जैसे कि टाटा पावर हो गया, परसिस्टेंट हो गया, पीएनबी हाउसिंग हो गया, ये सब मिड कैप में आता है। सो मीडियम टू हाई रिस्क रहते हैं। जैसे मिड कैप मतलब थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे रिस्क बढ़ते जाएंगे, ठीक है। स्मॉल कैप होता है जिसका वैल्यू मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे है, उसको, जैसे रूट मोबाइल, केपीआईटी टेक, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। या मिड कैप स्टॉक में ज्यादा 15 से 20% रिटर्न मिलता है, स्मॉल कैप में 20 से 35%। और वैल्यू स्टॉक होता है अंडर वैल्यूड हाई पी बार्गिन बोला, मतलब जो आगे जाके लार्ज कैप बनने वाले कैपेसिटी रखते हैं उसको वैल्यू स्टॉक बोलता है। अभी एक ऐसा कंपनी है जो, अभी फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट था, ओके, डी मार्ट कुछ नहीं था जब वो लिस्ट हुआ था। आज जो उसका एक स्टॉक जब 300 रुपये में लिस्ट हुआ था, आज उसका वैल्यू है 4,500 रुपये, ठीक है। तो उसको स्मॉल कैप से लार्ज कैप में आने के लिए टाइम नहीं लगता अगर वो कंपनी वैल्यूड है, वैल्यू स्टॉक है, ठीक है। तो उसमें भी आपको 12 से 18% रिटर्न मिलने का चांस रहता है। ग्रोथ स्टॉक, एनी कैप हाई पी, फ्यूचर रेवेन्यू फोकस रख के, तो हाई पी स्टॉक को ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं। उसका रिस्क हाई होता है, रिटर्न 20 to 40% होता है। जैसे कि हाई पी स्टॉक्स, आपको मैं एग्जांपल बताऊं, ये एटर्नल हो गए, जोमेटो, स्विगी, ये सब जो है ना उसमें आता है। सो डिविडेंड स्टॉक, लार्ज कैप, कोल इंडिया, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, आईटीसी, ये सब अच्छे डिविडेंड देते हैं। जैसे एफडी में आप पैसा रखते हैं ना, उससे अच्छा ओएनजीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, आईटीसी जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करो। एक तो आपको डिविडेंड मिलेगा 7 से 8% साल का, उसके अलावा भी आपको स्टॉक का ग्रोथ भी मिलेगा। जरूरी नहीं कि 7 से 8% मिले, आप अपना स्टडी करके इन्वेस्ट कीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ लीजिए, ठीक है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज में ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ठीक है। सो बहुत सारी कंपनियां होती है जो डिस्ट्रेस होते हैं, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट करेंगे ना, एकदम मल्टी बैगर पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सत्यम का जब कोलैप्स हुआ था, तब उसका प्राइस आया था 3 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। सत्यम स्टॉक, आप लोग अगर जानते हैं इसका स्टोरी, जब सत्यम का जो ओनर था, मतलब जो डायरेक्टर था, उन्होंने स्कैम किया था, ठीक है। तो वो टाइम उसका वैल्यू गिर के 5-6 रुपए आ गया था। वो टाइम जो भी वो सत्यम में इन्वेस्ट किया, स्टॉक लिया रिस्क लेके, आज वो बन गया टेक महिंद्रा स्टॉक, ठीक है। मतलब वो सबसे ज्यादा वैल्यू टर्न अराउंड मल्टी बैगर बन गया। 6 रुपए का स्टॉक आज 1200, 1300, विथ ना स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट, बोनस सब मिला के आप कैलकुलेट करेंगे ना, करोड़पति बन गया वो लोग जो सत्यम का स्टॉक लिया था वो टाइम पे, ठीक है। स्टार्ट विथ लार्ज कैप, एड मिड कैप आफ्टर 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, देन स्मॉल कैप व्हेन यू अंडरस्टैंड बिजनेस एनालिसिस, नेवर स्किप रिसर्च। इसमें रिसर्च करना, आपका नॉलेज अपग्रेडेशन, आपको ट्रेनिंग लेना, ये सब बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, और इसको आप बोलते हैं पैसिव इनकम। अभी कोई भी डिविडेंड मिलता है ना आपको, कोई भी स्टॉक से, उसको फिर री इन्वेस्ट करेंगे आप। सो कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड यील्ड 4 to 8% देता है, तो उसको आप री इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें भी आपको, व्हाट इज डिविडेंड, कंपनी शेयर प्रॉफिट्स विद शेयर होल्डर्स एक्सप्रेस्ड percentage of face value as per share, board declares dividend at their discretion. Reinvest dividends to buy more shares, DRAP strategy, 5 lakh invested in 8% yield stock, a 40,000 a year passive income growing with hike. Dividend yield traps, very high yield 12% can signal company distress, focus on sustainable payout ratios below 70%, check CAGR of dividend growth. ये सब देखना, ये भी ट्रैप भी होता है, कभी कभी ज्यादा डिविडेंड देता, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और हाई रिटर्न्स भी मिलता है, हाई रिस्क भी रहता है, ये भी मतलब समझना जरूरी है। मतलब ये डिविडेंड जो देने वाला कंपनी होता है, थोड़ा मीडियम रिस्क होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता है। स्पेशली पब्लिक सेक्टर और कंपनी होते हैं जैसे कि वो एनजीसी वगैरह, वो ज्यादा डिविडेंड देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन थ्रू स्टॉक्स, सो निफ्टी समझो 15% का सीएजीआर देता है। तो अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, सो 66 करोड़ बनता है। मतलब निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म एवरेज आप देखेंगे, 15% की एवरेज के हिसाब से आप देखेंगे, 1 करोड़ बनेगा 66 करोड़ 30 साल के अंदर। सो रूल ऑफ 72 आप जानते हैं, ठीक है।
तो रूल ऑफ 72 अगर आपको जानना है तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, और चाहिए तो मैं भी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। बाय एंड होल्ड, वॉरेन बफेट स्ट्रेटजी, मतलब आप बाई करना है, सेल नहीं करना है, होल्ड करके रखना है। स्टे अर्ली, स्टार्ट अर्ली, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द टाइमिंग, टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द टाइमिंग। टाइम, हमने जिस टाइम पे आप इन्वेस्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हिडनबर्ग का न्यूज आया था जब अदानी का स्टॉक गया था 1,000 रुपए अदानी इंटरप्राइज का, तब मैंने लेने के लिए बोला था। तो मैं लेने के लिए बोला था, मतलब मेरे दोस्त लोगों को बोला था, किसी को एडवाइस नहीं किया था। अभी वो 2,500 3,000 हो गया, तो ट्रिपल हो गया ना पैसा। वैसा कंसिस्टेंसी बीट्स लमसम, स्टे इन्वेस्टेड थ्रू क्रैशेस, डाइवर्स, जब क्रैश होता है ना, आप इन्वेस्टमेंट निकालना नहीं चाहिए, उल्टा बढ़ाना चाहिए। डाइवर्सिफाई 15 to 20 क्वालिटी स्टॉक्स, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, री इन्वेस्ट ऑल डिविडेंड्स, रिव्यू एनुअली नॉट डेली, के रोज रोज देखना नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।